Hey everyone, welcome to the channel, and in today's video we'll be discussing about the CUET PG syllabus as well as the institute who are participating in the GAT-B examination. So tune in for the video. In case you are new to the channel, hi, I am Divanshu Darshana, a former IIT Bombay student, and currently I am pursuing my research at IIT Roorkee. So I have recently started this channel to help you guys out with your academic journey. So feel free to subscribe and let us start with the video. अभी जो CUET PG का सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है आपके IIT एग्जाम और GAT-B से। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ बायोलॉजी फोकस्ड है, लेकिन अब बायोलॉजी में आपको कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बायोफिजिकल टेक्निक। तो मैं लिख करके लाया हूँ कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को। द थिंग्स दैट वी नीड टू कवर आर द क्रोमेटोग्राफी, द स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, द सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग एंड द PCR। ओके, अगर हम स्टार्ट करते हैं बाय द क्रोमेटोग्राफी तो इसमें आपके दो डिवीजन होते हैं, एक आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आपके जितने भी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो गया, मेटल बेस्ड क्रोमेटोग्राफी हो गया, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने कुछ जो गेट BT एज वेल एज जो CUET PG में जो पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन का मैंने रिव्यू करा है मेरे दूसरे चैनल IIT गेट प्रेप चैनल पे। सो यू कैन ऑलवेज वॉच दोज वीडियो। Those are pretty old videos, might be boring but are very relevant. Okay. एंड जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ चार चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड वन इज NMR, थर्ड इज द इंफ्रारेड एंड फोर्थ इज FTIR। अगर आपने ये चार कर लिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एंड ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब UV विजिबल का प्रिंसिपल पूछ लेंगे। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालना है तो आप किस किस के थ्रू निकालते हो। तो एक तो हो गया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दूसरा XRD, लेकिन XRD के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड देन कम्स द माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसको आप अगर स्किप करना चाहो तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी दो पार्ट होते हैं कि एक DNA के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, एक प्रोटीन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। तो आप लोगों को इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट टू द चार्ज रेशियो के बीच में हमेशा डिवीजन होती है, लेकिन ये डिवीजन कैसे होती है आपको ये पता रहना चाहिए। एंड कम्स द सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लॉटिंग पार्ट। इनमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लॉटिंग पार्ट में, लेकिन कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो उस केस में आपके वेस्टर्न ब्लॉट काम आ जाता है। एंड समटाइम्स नॉर्दर्न ब्लॉट के बारे में पूछ लिया जाता है, साउदर्न ब्लॉट के बारे में पूछ लिया जाता है। सो यू शुड नो द बेसिक कि कौन सा ब्लॉट किस लिए यूज़ किया जाता है। इनके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनते बट यू शुड नो। ओके, एंड द फाइनल पार्ट कम्स द PCR। अब PCR पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि डीनेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, एनीलिंग टेम्परेचर कितना है, एक्सटेंशन कितनी देर के लिए रखते हैं एंड होल्ड हम कितनी देर के लिए करते हैं। तो इन सब के आपको टेम्परेचर और टाइम पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द बायोकेमिस्ट्री पार्ट। बायोकेमिस्ट्री में आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है विच यू शुड फोकस। ऑल्दो मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये बताते आ रहा हूँ कि यू शुड कवर एटलीस्ट बायोकेमिस्ट्री सो दैट 50% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर विल बी डन। बट CUET PG में ये थोड़ा डिवीजन थोड़ा सा डाइसी रहता है क्योंकि समटाइम 30 to 40% जो पूछा जाता है दैट इज बायोकेमिस्ट्री एंड रेस्ट इज बेस्ड ऑन योर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड योर बायोफिजिकल टेक्निक्स। ओके, सो यू नीड टू कवर ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट सो दैट यू कैन एक्चुअली एस दिस एग्जाम। सो अब जो बायोकेमिस्ट्री में जो पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। इसमें जो मेन आपको दे दिया जाएगा वो मल्टीपल अमीनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा एंड वो पूछेंगे कि इसका फाइनल वो क्या है, कि मतलब जिस तरह ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन या एलेनिन, तो उनका स्ट्रक्चर बना होगा। यू हैव टू प्रिडिक्ट कि क्या स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। ऑल्सो इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड यूज़ करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ अगर हम इसको मिक्स करें तो उसमें ऐसा आ जाता है कि DNA एंड प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं। सो देयर इज अ इंटरमिक्स ऑफ द बायोफिजिकल टेक्निक एज वेल एज दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और द बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स। ओके, सो मेक श्योर यू कवर ऑल ऑफ दिस पार्ट्स एंड कवर योर मेटाबॉलिज्म पार्ट, यानी जिस तरह TCA साइकिल हो गया, आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, आपके ATP जनरेशन हो गया। यू मस्ट नो ऑल ऑफ दिस एंड कि मेटाबॉलिज्म को रोकने वाले कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं। यू मस्ट नो ऑल ऑफ दिस सो दैट योर एग्जाम
शुड गो गुड। ओके, फैटी एसिड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 14 या 16 या 18 कार्बन लेंथ का कोई भी कार्बन फैटी एसिड दे दिया गया होगा, या तो आपको उसको प्रिडिक्ट करना है या उनके डायरेक्ट फंक्शन, जिस तरह अल्फा लाइनोलिक एसिड होता है, लाइनोलिक एसिड होता है, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मेक श्योर यू कवर दीज फैटी एसिड पार्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा ओमेगा 3 एसिड कौन सा है, या फिर 14 कार्बन चेन वाला हमारे पास फैटी एसिड कौन सा है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन, सो दीज आर मेमोरी बेस्ड, सो यू शुड नेल दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्लोनिंग जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो कट करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, यानी उन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम? एंडोन्यूक्लियेसेस। हाँ, एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सी आई एम वो गया था नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यार, एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियेसेस के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, सो विल स्टार्ट। हाँ, सो जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो इसके क्वेश्चन प्रिडिक्ट तुम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं तुम्हें सीधा फंडा बताऊं, इसके क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इन्वॉल्व है। कि इसमें पूछ लेंगे कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट करा था, जैसे एंटोन वॉन लीeuwenhoek हो गया, ठीक है। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट हुक हो गया। एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, यानी कोश के पोस्टुलेट क्या है, सेलुलर थ्योरी कहाँ से इमर्ज हुई। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, और समटाइम दे विल डायरेक्टली आस्क द स्ट्रेन कि इकोलाई का कौन सा स्ट्रेन होता है, आपके जो दही में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो मतलब कि इसमें कम टाइम इन्वेस्ट करोगे तो लाइक ज़्यादा ही बेटर आई वुड सजेस्ट, क्योंकि there is no direct clear cut question that comes from the microbiology, but still you need to cover this part। at least तुम्हें बेसिक्स पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी काम कैसे करती है, राइट। कि जिस तरह कोश के पोस्टुलेट हो गए, सेलुलर थ्योरी होगी, सेल कैसे इमर्ज करता है। सो दीज आर समथिंग वेरी बेसिक टू द बायोलॉजी दैट यू मस्ट नो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट करता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल पढ़नी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो 20 to 30% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कवर करता है। तो इसीलिए ऑल दो क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, बट यू मस्ट कवर द माइक्रोबायोलॉजी। बात करते हैं जेनेटिक्स के, तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मैं एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की क्या क्या होते हैं, इसमें लिंकेज, इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। दीज आर मेमोरी बेस्ड, सो मेक श्योर यू लर्न ऑल ऑफ दिस। आपको इसमें क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जो वैसे होते हैं ना कि एकदम लिंकेज जो बनानी होती है, आपको इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक जेनेटिक्स आनी चाहिए, बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे सो द क्वेश्चन वुड बी टफ फॉर यू। ओके, लेकिन इसमें जो पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स, आपके डीएनए रिपेयर एंड क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी, जिन्हें हम म्यूटेशंस भी बोलते हैं, जिन्हें स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स के कैरेक्टराइजेशन में डाला जाता है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम हो गया या स्टफ लाइक दैट, ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो आपको कवर करने की जरूरत है दैट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी पूछा जाता है। इसमें कभी कभार क्रोमोसोम फ्रीक्वेंसीज के बारे में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें से लाइक मैथ टाइप क्वेश्चन बनते हैं। सो मेक श्योर यू नो द फॉर्मूला एंड यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है। अगर आपको इतना आता है, यू डू नॉट नीड टू स्टडी लाइक वेरी मच इन दिस। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर यू मस्ट नो ऑल ऑफ द डिसऑर्डर्स, क्योंकि जो एनसीईआरटी 11th और 12th में जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर आपने जो लिंकेज एंड इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, अगर आपने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिलेटिवली इजी। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें जो हिस्टोमर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने मिल करके एक पूरा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपका डीएनए फोल्ड किस हिसाब से हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। वो डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एंड ऑल्सो क्रोमैटिन कौन कौन से टाइप के होते हैं, व्हाट आर सेंट्रोमियर, व्हाट आर टीलोमियर एंड इनका फंक्शन। Sometime what happens is they are going to directly ask the function of particular histone or particular centromere. So make sure you know all of these. So these all are fact based question. इसमें से ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा जो आपको सोचने में मजबूर करेगा। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे कि अगर टीलोमियर है उसका फंक्शन क्या है, सेंट्रोमियर है उसका फंक्शन क्या है, टोपाइजोमेरेज का फंक्शन क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज होता है, आईआर में क्या यूज होता है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दिस। ओके,
So with this, we are going to end the syllabus of CUET PG, and now we are going to talk about the GAT-B participating institute. तो GAT-B में मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये आ रहा था डाउट कि सर IIT रुड़की क्या इन्वॉल्व है GAT-B में। तो इसका सिंपल एंड डायरेक्ट आंसर है कि नहीं, IIT रुड़की जो अब एडमिशन ले रहा है इट इज़ टेकिंग ओनली थ्रू द IIT जैम पेपर। अब ये GAT-B के थ्रू नहीं ले रहा है। इन्होंने GAT-B जो डिसॉल्व करा था वो 2024 में ही डिसॉल्व कर दिया था। इसके बाद से जो भी एडमिशन होंगी अब IIT रुड़की में, दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू द IIT जैम फॉर MSc, एंड फॉर MTech इट इज गोइंग टू टेक थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। तो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे करके यू कैन कम टू द IIT रुड़की। एंड जो GAT-B के और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है तो इसमें एक ही IIT इंक्लूडेड है, दैट इज IIT इंदौर। ओके, और इसमें बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व है, जिस तरह JNU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होगी, ऑल्दो दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी बट दिस इज वेरी मच कंपेरेबल टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ओके, सो दीज आर द सो मैं जो भी लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा या मैं PDF अटैच कर दूंगा, सो यू कैन ऑलवेज वॉच दैट। एंड कितनी सीट्स कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है आप वो भी देख सकते हो, एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो, एंड आई होप इट एड समथिंग ऑफ वैल्यू देयर। अगर आप अभी तक बने तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब।